काफ़ी जनता ने ड्रग्स को एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 70% 75% लोग आज दवाई को बिना किसी विरोध के एक्सेप्ट करते हैं। ये सब आपका ही प्रयास है, आपकी जन जागरूकता का प्रयास है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी इसी तरह का जन जागरण प्रोग्राम चलाकर लोगों को अवेयर करेंगे और इस बार पिछली बार से भी अधिक लोग जो है हमारी दवाई को खाएंगे और फाइलेरिया को अपने प्रदेश से अपने क्षेत्र से बढ़ाने में सहयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे मेरे अंदाज से जो फाइलेरिया के लिए पहली बार रूबरू हो रहे होंगे बीमारी से। देखिए एक चित्र है, ये यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है बेचारा, इसके पैर में फाइलेरिया है। ये कितनी भयानक बीमारी है, इस चित्र से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ये आदमी एक मोबाइल है पिछले कई सालों से, ये मोबाइल का मतलब होता है चल फिर नहीं सकता। इसके पैर का वजन ही 70-80 किलो है, ये पैर उठा नहीं सकता, ये बिस्तर पे ही पड़ा रहता है। तो इस तरह की बीमारी है। 32 कंट्रीज जो है हमारी इससे फाइलेरिया से एंडेमिक है और करीब 80 करोड़ पॉपुलेशन इन क्षेत्रों में रहती है। उसमें भारत भी आता है। भारत के 15 राज्यों में 345 जिले लगभग अफेक्टेड हैं हमारे फाइलेरिया से। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ, हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश के 51 जनपद जो हमारे फाइलेरिया से प्रभावित है और इनका प्रभाव जो है खासतौर से जो हमारा बरेली मंडल है, बरेली मंडल के पूरब के लगभग सारे जिले, कोई एक आदमी में छूटता हो, ठीक है, बरेली मंडल में जैसे सिर्फ बदायूं जनपद छूटता है, बाकी सभी जनपद प्रभावित हैं। ठीक है, उसके इस पूर्व साइड के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। पश्चिम में सिर्फ एक जनपद रामपुर आता था बरेली से, जो 2019 से एक तरीके से हम वहाँ से पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की स्टेज जो है पार कर चुके हैं। वहाँ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अब नहीं रही है, उसको दूसरी तरफ से है। तो ये पूरब के जनपद का कारण क्या है? कारण देखिए वही है कि ये यहाँ पर थोड़ी सी नमी रहती है, पानी थोड़ा सा नीचा निचला एरिया है पश्चिम के अपेक्षा, तो यहाँ पर मच्छर अधिक रहता है, मॉइस्चर अधिक रहता है। तो इसका और दूसरी बात है कि यहाँ पर थोड़ी सी गरीबी भी अधिक हो सकती है, इलिटरेसी हो सकती है। ये सारे कारण हैं जहाँ पर ये जिसकी वजह से ये पूर्वांचल के जनपदों में अधिक एक तरीके से प्रसारित है। इन सबको जैसे मैंने बताया कि 2027 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको एक तरीके से बीमारी को फाइलेरिया नामक बीमारी को या लिम्फेटिक फाइलेरिया नामक बीमारी को अपने देश से खत्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा सोचा, वैसे तो WHO का जो हमारा टारगेट है कि पूरे दुनिया से फाइलेरिया को 2030 तक खत्म करेंगे, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं, इसको 3 साल पहले अपने देश से खत्म करेंगे और उसी मैंडेट के तहत हम लोग जो है ये प्रोग्राम करते हैं और ये अभियान चलाते हैं, लोगों को दवाइयाँ खिलाते हैं और जन जागरूक करते हैं। इसमें 51 जनपदों में मैंने बताया कि एक जनपद हमारा रामपुर था जो 2019 में खतरे का कारण सिर्फ ये है कि प्रदेश बहुत बड़ा है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। उन रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग हो और हम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर पाएँ, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से कर पाए, इसलिए इसको 2 ग्रुपों में बांटा। 24 जनपदों को हमने फरवरी के महीने में दवाइयाँ खिलाई थी और 27 जनपदों में हम लोग इस बार दवाइयाँ खिलाते हैं। जनरली हम लोग करते क्या है, कैसे तय करते हैं कि दवाइयाँ किसको खिलाई जानी है, किसको नहीं खिलाई जानी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आप लोग को देना चाहूँगा कि जब भी हम दवाई खिलाते हैं, मान लीजिए इन्हीं जनपदों में 27 जनपदों में हमने पिछली बार अगस्त में दवाई खिलाई थी, तो उसके ठीक 6 महीने बाद या 9 महीने बाद, 6 महीने बाद या 9 महीने बाद हम लोग वहाँ पर जाकर टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग नाइट ब्लड स्मीयर टेस्ट सर्वे कहते हैं। ठीक है, नाइट ब्लड स्मीयर सर्वे कहते हैं। इसमें करते हैं कि रात के 10 बजे के बाद हम वहाँ पर किसी भी एक गांव में जाकर वहाँ पर कम से कम 300 लोगों की साइट बनाते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक हम वहाँ पर कैंप लगाते हैं, नाइट कैंप लगाते हैं। हमारे एंटीज जाते हैं, सुपरवाइजर्स जाते हैं, फाइलेरिया वर्कर जाते हैं, हम लोग भी इसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो पार्टनर एजेंसीज होती हैं WHO, पास, ये भी रात में उसको वहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं। 300 लोगों की साइट एक साइट से बनाते हैं और ऐसी उस ब्लॉक की जैसे उस कॉलोनी के कम से कम 2 साइटें चिन्हित करते हैं, कहाँ की कहाँ टेस्टिंग होनी है।
उसका भी क्राइटेरिया होता है। एक क्राइटेरिया ये लेते हैं कि एक साइट हमारी रैंडम होती है, कहीं भी की भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी साइट वो होती है जहाँ पर हमारे पिछले दिनों केसेस अधिक निकले हुए होते हैं, ठीक है, चाहे वो फाइलेरिया केसेस हो, चाहे हाइड्रोसिल केसेस हो, चाहे वो किसी टेस्ट में पॉजिटिव आए। इस तरीके से हम साइट तय करते हैं कहाँ पर एंडोमिसिटी जाता है, उसके हिसाब से हम टेस्ट करते हैं। और 600 स्लाइडों में से अगर 6 स्लाइड पॉजिटिव आ गई हमारी, 600 में से 6 भी पॉजिटिव आ गई, तो हम मान के चलते हैं अभी फाइलेरिया यहाँ पर है 1%। कट ऑफ वैल्यू उसकी 1% होती है। 1% या 1% से अधिक अगर हमारा पास पॉजिटिविटी आ गई तो हम वहाँ पर तय करते हैं कि अभी यहाँ पर अभी सभी को दवाई खिलाने की अभी आवश्यकता है। ऐसे लोगों को वहाँ पर फिर से दवाई खिलाते हैं, अगले साल वहाँ पर फिर दवाई। तो पिछले साल जब हमने अगस्त में इन जनपदों में दवाइयाँ खिलाई थी तो उनका जो प्लानिंग यूनिट थी, ब्लॉक्स थे, वो 340 थे। 340 ब्लॉक्स में हमने पिछले साल अगस्त 2024 में इन्हीं जनपदों में दवाइयाँ खिलवाई थी। और इस बार हम लोग इन्हीं 27 जनपदों के सिर्फ 195 प्लानिंग यूनिट्स दवाइयाँ खिला रहे हैं। बाकी जो बची हमारी वो सब प्लानिंग यूनिट्स ऐसी थी जहाँ पर पॉजिटिविटी 1% से कम आई है। एसटीओ उनको हमने छोड़ दिया, ठीक है। किसी का अगर किसी को डेटा याद होगा तो क्वेश्चन कर सकता है कि भाई पिछली बार 340 खिलाए थे, 195 खिलाए, उसका कारण क्या है। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके एलिमिनेट करते रहते हैं ब्लॉक्स को या प्लानिंग यूनिट्स को। और धीरे धीरे जब किसी भी जनपद के सारे प्लानिंग यूनिट्स फ्री हो जाते हैं कि अब वहाँ पर एमडीए नहीं होगा, तब वहाँ पर हम एक अन्य एक्टिविटी होती है जिसको हम टास्क कहते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे, ये WHO की गाइडलाइन, इंटरनेशनल गाइडलाइन होती है, उसके हिसाब से हम टेस्टिंग करते हैं। और जब टास्क पास हो जाता है, टास्क में भी टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 3 तरह के एग्जाम होते हैं, 3 तरह के टेस्ट होते, मतलब 3 टेस्ट होते हैं। और प्रत्येक टेस्ट में 2-2 साल का गैप होता है। मतलब हम बीमारी को फैलने का मौका देते हैं। अगर है बाई चांस कहीं से भी है तो वो फैले लोगों में और हम उसको पकड़ पाएँ आसानी से पकड़ पाएँ। तो हम टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 3 बार करते हैं। जब टास्क 3 पास हो जाता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट, तब हम उसको घोषित करते हैं कि वो फाइलेरिया से मुक्त हो गया। तो रामपुर हमारा ऐसे ही जनपद है जो 2019 में फाइलेरिया से मुक्त हो गया, ठीक है। अब इसमें अभी हमने 118 प्लानिंग यूनिट्स में हमने टास्क किया था। जो हमारे पिछले दिनों जनपद जो ब्लॉक्स में जहाँ पर हमने एमडीए बंद किया, एमबीएस में पास हुए, तो उन जनपदों में हमने उन ब्लॉक्स में 118 प्लानिंग यूनिट्स में पास किया। तो उसमें 88 टास्क 1 पास हो गए, ठीक है। तो 88 अब टास्क 2 में जाएंगे, तो 88 और कुछ पहले के बढ़ गए 150, 55, 154 है शायद। तो वो टास्क 1 पास कर चुके हैं। ये 2 साल बाद टास्क 2 में जाएंगे, फिर टास्क 3, धीरे धीरे इस तरह एलिमिनेट होगा। मतलब हमारा प्रोग्राम आपके जानने के लिए कि सही दिशा में चल रहा है। इसका अगर एक कवरेज ये हमारे इस दिखाए हुए हैं, इस बार जो हम 27 जनपदों के 195 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर ये मैप लगाया हुआ है लोगों ने। ब्लॉक्स जहाँ पर पॉजिटिविटी अधिक आई है वहाँ पर हम इस बार दवाई करेंगे, ठीक है। 440 लाख के आसपास की पॉपुलेशन हम लोग कवर करेंगे इस बार। और उम्मीद करते हैं 440 लाख में कम से कम 90% लोगों को हम लोग दवाई करा पाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है। बाकी तो फाइलेरिया के बारे में देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बताना, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग हमारे साथ काम कर चुके हैं पहले से। वो कारण है फाइलेरिया, ये विकलांगता का, ठीक है, कि सभी लोग जानते हैं विकलांगता किसी आदमी को अगर एक बार हो जाती है, 18 साल की उम्र में अगर किसी का फाइलेरिया हो गया और वो 90 साल तक जीता है, तो बाकी की उम्र वो पूरे उस फाइलेरिया के साथ जिएगा और विकलांगता रहेगी, खत्म नहीं होती कभी। दूसरा कारण इसलिए है, पहला प्रमुख कारण आज भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनके कारण विकलांगता आती है, हाइपर होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ और होती है कि जो विकलांगता हमारी अन्य किसी कारण से आती है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ठीक होने की उम्मीद रहती है। लेकिन इसमें जिसको एक बार फाइलेरिया हो गया वो आजीवन रहेगा, ठीक है, वो खत्म नहीं होता। किसी भी अभी मॉडर्न ट्रीटमेंट की जितने भी मॉडलिटीज अवेलेबल हैं उनमें किसी के हिसाब से फाइलेरिया ठीक नहीं होता। इसलिए इसका विकलांगता का दूसरा प्रमुख कारण है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स अफेक्टेड होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, हमेशा घटते नहीं। वो घटेगा तभी जब बेचारे की मृत्यु हो। तो आज की डेट में अगर हम मान के चलें, हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 1,10,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको किसी न किसी अंग में कहीं ना कहीं सूजन फाइलेरिया का मतलब है, लक्षण है। और वो इतना है कि वो विकलांगता है। इसमें एक चित्र भी दिखाया महिला का, इसका पैर सूजा हुआ है, इसके नीचे परेशान करता रहता है। जब भी किसी को छाती पाँव जैसी बीमारी होती है तो छाती पाँव ऐसा नहीं कि मोटा हो जाता है, बाकी आदमी नॉर्मल चलता रहता है,
हाथी पाँव वाला जब पैर ये होता है तो इसमें इसकी स्किन ब्रेक अपने आप टूटने लगती है, स्किन बढ़ती है इसकी, और जब ये सूजने की स्थिति बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है, तो ये स्किन टूटने लगती है, ब्रेक होने लगती है, और यहाँ पर हमारे सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी होते हैं वो सब इस पर इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट इसके बाद उसको बुखार आता है, ठीक है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, मवाद पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हो गया। तो हाथी पाँव लेके चलता है या काम करता है तो सारे काम, उसका पैसे से भी नुकसान होता है, समय से भी नुकसान होता है, मानसिक रूप से भी नुकसान होता है। मान लीजिए किसी को कम उम्र में अगर किसी को फाइलेरिया हो जाता है तो उसकी मानसिक लक्षण जो होते हैं वो बहुत ही खराब हो जाता है, मानसिक स्थिति जो होती है बहुत ही खराब हो जाती है। उस समय फिर वो कुछ भी मतलब ये मान के चलिए कि कुछ भी करने लायक नहीं रहता, उसको मन ही नहीं करता। दूसरा, समाज में आज भी स्टिग्मा ऐसा है कि लोग अभी भी दूर दराज के क्षेत्रों में अभी भी लोग मानते हैं कि पुराने जन्म में कोई ना कोई बुरा काम किया होगा तब इस तरह की बीमारी हुई है। इस बीमारी को आज भी लोग दैवी प्रकोप के नाम से जानते हैं कि भगवान की दी हुई सजा है। आज भी लोग नहीं जानते कि ये मच्छर के काटने से होती है और उसका कोई पैरासाइट होता है, कोई कीड़ा होता है, इसको दवाई खा के बच सकते थे इससे। अब जहाँ तक इसमें लक्षणों की बात है तो मैंने बताया हाइड्रोसिल, और ये एक हाथी पाँव वाली बीमारी है, नाम के 3 पैरासाइट होता है। गोल कृमि, जिस तरह से हमारे पेट में एस्केरिस, टैपवर्म या अनपिन वर्म, बुकवर्म, ये सारे वर्म्स होते हैं, उसी तरह ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में रहने वाला कीड़ा है। ये मच्छर के द्वारा फैलता है। पेट में जाने वाले जो कीड़े होते हैं हमारे खाने के साथ जाते हैं, हमारे नाखून के साथ जाते हैं, या हमारी स्किन के साथ प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में। ये जो है हमारा जब भी स्वस्थ व्यक्ति को जो प्रवेश करता है ये मच्छर के काटने से करता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं जनरली, और इसमें नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है ब्रूसेलोसिस ब्रोंकाइटिस, ये हमारे उत्तर प्रदेश में बहुतायत में पाया जाता है। 95% केसेस, लगभग 95 से 99% केसेस तक ब्रूसेलोसिस ब्रोंकाइटिस के कारण होते हैं। ये ब्रूसिया मलाई, ब्रूसिया टेबोरी हमारे प्रदेश में बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन हमारे देश के अन्य प्रदेशों में खूब पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये मच्छर मैंने बताया कि क्यूलेक्स मच्छर काटने से फैलता है। मच्छर अगर क्यूलेक्स फीमेल क्यूलेक्स होती है जो इसको फैलाती है। फीमेल क्यूलेक्स के बारे में थोड़ा सा जानना यह जरूरी है कि ये गंदे पानी में रहता है, गंदगी में रहता है। जहाँ भी गंदा होगा, गंदगी होगी, वहाँ ये पनपेगा और वहाँ भी ये वहीं से ये अपना प्रजनन करता है, ठीक है। और 10 से 15 दिन में इसके अंडे से लेकर ये नेस्ट बन जाता है। नेक्स्ट, ये सिम्टम बताएंगे कि ये कान के नीचे वाला यूरिन रखी है मैंने, एक तरफ राइट साइड में नॉर्मल यूरिन किसी की रखी हुई है जो येलो कलर की होती है, ग्रे, ठीक है, मतलब येलो कलर की होती है, और लेफ्ट साइड में जो है यूरिन बिल्कुल वाइट, मिल्क जैसी, मिल्की वाइट, इसको हम लोग काइलूरिया कहते हैं। ये भी फाइलेरिया के कारण ही होती है, ठीक है। बाकी सिम्टम ऊपर है, हाइड्रोसिल है, ये है वो है, ठीक है, ये पैरों में। नेक्स्ट, ठीक है, ये हाइड्रोसिल के दूसरे चित्र हैं जो लोगों से प्रभावित, लोग इससे जो प्रभावित हैं। देख लीजिए इसमें क्या क्या हालत है। महिला का पैर तो लग ही नहीं रहा कि पैर है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब फाइलेरिया जो हम लोग खासतौर से दवाई खिलाते हैं करती क्या है। फाइलेरिया की दवाई जो है 2 काम करती है, ठीक है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे फाइलेरिया दवाई कैसे काम करती है, क्या काम करती है। जनरली जब मच्छर होता है किसी भी स्वस्थ पुरुष को, एक लार्वा अपने काटने के साथ लार्वा देता है। लार्वा L3 लार्वा होता है। तो लार्वा के भी 3 टाइप होते हैं, L1, L2, L3, ठीक है। तो L3 लार्वा आदमी के लिए इन्फेक्टेड होता है। L3 लार्वा जब भी हमारे शरीर में जाता है, अंदर जाता है, तो वो एडल्ट वर्म बनता है। धीरे धीरे सर्कुलेट होकर हमारे ब्लड में सर्कुलेट होता है और धीरे धीरे एडल्ट वर्म बनता है। एडल्ट वर्म बनने में इसको जो भी समय लगता है, उसके वास्तव से 4 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, धागे जितना लंबा होता है, और 40 से 50 हज़ार माइक्रोफाइलेरिया पर डे के हिसाब से वो हमारे शरीर में छोड़ता है। 40 से 50 हज़ार जो माइक्रोफाइलेरिया छोड़ता है, ये माइक्रोफाइलेरिया हमारे शरीर में, ब्लड में रहते हैं, और दिन के में एक खासियत होती है कि दिन के समय ये हमारे ब्लड से गायब हो जाता है। दिन के समय हमारे ब्लड से गायब होकर ये हमारे उन अंगों के बेस में चले जाते हैं जो अंग बहुत ही कम चलते फिरते हैं। जैसे हमारे फेफड़े जो हैं बहुत ही कम मूव करते हैं, फेफड़े का नीचे का हिस्सा बिल्कुल मूव नहीं करता, ठीक है, नीचे का हिस्सा बेस, तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे बड़े दिन भर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। लिवर का बेस,
वहाँ चले जाते हैं, तो ये दिन भर हमारे खून में नहीं दिखाई देते। इसीलिए फाइलेरिया की जब भी टेस्टिंग करते हैं तो रात में करते हैं। शाम को ये रात में 9 बजे 10 बजे के बाद जब इनको लगता है कि ये अब मच्छर निकला होगा, मच्छर हमको इस को काटेगा और हम उस मच्छर के सहारे से हम दूसरी जगह जा सकते हैं। देखिए, प्रकृति ने सबको कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है, हर आदमी को सर्वाइव करने का कुछ ना कुछ तरीका हर आदमी ने खोजा है, चाहे वो पुरुष मतलब आदमी हो चाहे वो जानवर हो। इसी तरह इन लोगों ने भी अपने को धरती पर सर्वाइव करने के लिए एक तरीका है अपने को अडॉप्ट किया है कि रात में दिन में नहीं दिखाई देंगे, रात में दिखेंगे जब बच्चे एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकते हैं। तो इसका एक कारण यही है कि रात में ही इसलिए दिखते हैं और रात में ही टेस्टिंग करते हैं। अब दूसरा जो एडल्ट बॉम्ब बनता है हमारा, एडल्ट बॉम्ब हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा एक सिस्टम है जो हमको लोकल इम्यूनिटी का मतलब प्रतिरोधक क्षमता देता है। ठीक है, हमारी स्किन के आसपास, मसल के आसपास हमको एक प्रतिरोधक क्षमता देती है। जैसे स्किन में छोटी मोटी इंजरीज होती हैं, वहाँ पर उन इंजरी से हमको कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई और नुकसान ना हो, उसको हील आसानी से किया जा सके, ठीक किया जा सके, इसलिए हमारे पास ये लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे मान के चलिए, जैसे हमारी लोकल पुलिस होती है ना, छोटे मोटे काम के लिए लोकल पुलिस ही काम करती है, आर्मी बाद में बनाई जाती है। तो ब्लड में दूसरी इम्यूनिटी सिस्टम भी होते हैं जो इससे बड़े होते हैं, वो आर्मी को मान लीजिए, और ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक तरीके से पुलिस, ठीक है, लोकल पुलिस ही छोटे मोटे मामले निपटा देती है। तो छोटे मोटे इन्फेक्शन को टैकल करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम रहता है। और लिम्फेटिक सिस्टम के भी बिल्कुल इसी तरीके से वाहिकाएँ होती हैं, गलियाँ होती हैं जैसे हमारे खून के लिए होती है। खून के लिए जैसे आर्टरी वेन्स, आर्टरी हमारा शुद्ध खून ले जाती है, वेन्स शुद्ध खून हमारा हार्ट की तरफ ले जाती है। और ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारा एक तरीके से लिम्फ में प्रभावित है। लिम्फ ये जिसमें जो फ्लूइड रहता है हम लोग उसको लिम्फ बोलते हैं, सफेद रंग का, जो इम्यूनिटी पैदा करता है। तो ये लिम्फ जो है हमारा, ये जो माइक्रोफाइलेरिया हमको मिला और धीरे धीरे हमारे शरीर में एडल्ट बना, ये हमारे इन लिम्फेटिक्स में रहता है। इन लिम्फेटिक्स को, और ये इस पर संख्या बढ़ा के इन लिम्फेटिक्स को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करेगा, जब भी ब्लॉक करता है तो ब्लॉक करने से दो कारण होते हैं कि लिम्फेटिक्स हमारी डायलेट हो जाती हैं। इनमें जो वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए रुकावट पैदा करते हैं, लिम्फ को नीचे नहीं आने देते, वो वॉल्व लीक कर जाते हैं, वॉल्व काम करना बंद कर देते हैं, और हमारा लिम्फ जो है ग्रेविटी के कारण नीचे के हिस्से में इकट्ठा होने लगता है, और धीरे धीरे वो सूजन बढ़ती जाती है। ऊपर लिम्फ नहीं पहुँचता है तो दिमाग का सिस्टम है, जहाँ जो चीज़ नहीं बन रही उसको और ज़्यादा ऊपर नहीं पहुँच रही है, इसका मतलब उसको लगता है कि बनी कम रहा है, वहाँ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ के वो उतना बढ़ता रहता है और नीचे इकट्ठा होता रहता है। तो इसकी वजह से लिम्फेटिक होता है। एक तो जो हमारे जो एडल्ट बॉम्ब बन गए हैं, उन्होंने लिम्फेटिक्स को ब्लॉक किया, उस लिम्फेटिक्स को डैमेज किया, जो हमारे वॉल्व्स थे वो काम करना बंद कर गए। इसकी वजह से ये लिम्फेटिक्स हमारी सूज जाती है और लिम्फ इकट्ठा होता रहता है। अब हम जो एनडीए की दवाई खिलाते हैं वो कैसे क्या काम करती है, वो दो जगह काम करती है। एक तो जो हमारे एडल्ट बॉम्ब है उनको एक तरीके से उनकी रिप्रोडक्शन की क्षमता को कम करना। तीसरी स्ट्रेटजी है इसमें हाई लेवल एडवोकेसी। हाई लेवल एडवोकेसी का मतलब है इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंट, ठीक है, वो सारे लोग पब्लिक से कहीं ना कहीं जो भी मंच मिलता है उस पर अपील करते हैं कि सभी लोग दवाइयाँ करें, और अपने अपने अधीनस्थों को निर्देश देते हैं कि वो भी इस तरह का कोई ना कोई प्रोग्राम चलाएं, जब भी उनको पब्लिक से मिलने का मौका मिले तो वो इस रोग के बारे में एडवोकेसी जरूर करें। तो ये हाई लेवल एडवोकेसी तीसरा पिलर था। चौथा पिलर हमने इसमें एक और जोड़ा है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। जब भी हम किसी स्वस्थ व्यक्ति को दवाई खिलाते हैं तो इसका कठिन काम होता है, ठीक है, और हमने इसमें कोहॉर्ट इतना बड़ा रखा है कि 2 साल से आपको इसके लिए डायरेक्शंस दिए जाएंगे जो भी डायरेक्टिव्स होते हैं। बेसिकली हम लोग इस पूरे प्रोग्राम में एक प्रोग्राम जब सफल करना है, इतने बड़े पैमाने पे जो एक मास कैंपेन वाला प्रोग्राम है इसमें, तो डेफिनेटली ट्रेनिंग्स हो गया है ना, ट्रेनिंग्स किसकी जो लोग जाके दवा खिलाएंगे आशा, ठीक उसी तरह से जिसके एक माइक्रो प्लान भी बनना है कि उसी टाइमलाइन के अनुसार कार्यक्रम को खत्म भी करना है, कवरेज भी पूरा करना है। तो पूरी चीज़ों में एक सपोर्टिव सुपरविजन रहता है आपकी तरफ से,
और जो टेक्निकल चीजें मैंने ऑलरेडी काफी बताया भी है। आपको और भी कुछ टेक्निकल कुछ जानकारी इसमें चाहिए होगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेक्निकल कंपोनेंट के ऊपर बात अगर WHO मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोज करते हैं प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में कैसे काम होना है, क्या चीज़ होनी है, क्या गाइडलाइन फॉलो होनी है, तो उनमें हम दोनों एजेंसी मिलके यहाँ पे काम करती हैं, अपने को प्रपोज करती हैं। आई थिंक करके इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हुई है कि उसमें कुछ और टेक्निकल हमारे पास है नहीं ऐड करने को। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो प्लीज़ आप हमें टेक्निकल कंपोनेंट जो भी रहेगा हम उसमें आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं PCI से चाहूँगा डॉक्टर। थैंक यू दीपक जी। जैसे अभी सर ने बताया, PCI इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है विभिन्न प्रोग्रामों में सोशल मोबिलाइजेशन के लिए। किसी प्रोग्राम के लिए कम्युनिटी लेवल पे लोगों को जागरूक करना, प्रोग्राम के बारे में बताना, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें सपोर्ट करना। तो अभी जैसे सर ने बताया कि जो 51 हमारे इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट हैं और जो अभियान 2 बार में कुछ जिले फरवरी में और अगस्त में होते हैं। इस बार अगस्त में कुछ चैलेंजेस एरिया के लिए अपनी संस्था की तरफ से कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, करीब 160 के अराउंड, वो फील्ड में जाके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्रधान होते हैं, कोटेदार होते हैं, स्कूल्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इनको कनेक्ट कराते हैं, इनको ट्रेनिंग देने का काम, इनको जो दवा नहीं खाते हैं, मना करते हैं, उनको लिस्ट शेयर करना, और इस तरीके से जो IC में चीज़ें होती हैं प्रचार प्रसार के लिए, उस पर ये अभियान को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। मैं सीपाल से रंजना जी ने मैं चाहूँगा आपको। थैंक यू दीपक जी। तो सीफा दो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। एक तो मीडिया एडवोकेसी का है जिसमें आप लोगों के साथ हम लोग निरंतर काम करते हैं, और दूसरा है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का, जो कि पेशेंट स्टेक होल्डर। ब्लॉक लेवल स्ट्रेटजी बनाई तो उस समय 682 ब्लॉक हमारे पास थे, प्लानिंग यूनिट थी। आज की डेट में बढ़ के वो 95 हो गए। बाकी में अब दवाई खिलाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक तरीके से ये एक सक्सेस है। नहीं तो ये कैसे मेजर करते हैं कि ब्लॉक्स में अब जरूरत नहीं है? मैंने बताया, ठीक है, आप मैं फिर से बताता हूँ। जब भी हम दवाई खिलाते हैं, जैसे हमने इस बार अगस्त में दवाई खिलाएंगे, तो अगले साल 26 में, मई जून के महीनों में हम यहाँ पर एक सर्वे करेंगे इन्हीं ब्लॉक्स में, इन्हीं 195 में सर्वे करेंगे। सर्वे में हर ब्लॉक से 2-2 गाँव लेके हम 600 स्लाइडें बनाएंगे। ठीक, 600 स्लाइडें रात में बनाएंगे, रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। इस पीरियड में हम स्लाइडें बनाएंगे। 600 स्लाइडों में उनको स्लाइडों को देखा जाए। अगर फाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया, मतलब कोई भी माइक्रोफाइलेरिया मिलता है हमें 6 स्लाइडों में 1% या 1% से अधिक में, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर हमें दवाई खिलाने की और आवश्यकता है। ठीक है, अगर वो 6 से 1% से कम मिलता है तो हम मान लेते हैं यहाँ पर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर दवाई नहीं खिलाई जाएगी। बाकी जो सर्वेलेंस की एक्टिविटीज, जैसे मैंने टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, प्री टास्क बताया, ये सारी एक्टिविटीज चल रही है। तो ये मेजर करने का तरीका होता है, और इनके स्टैंडर्ड मतलब वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम मेजर करते हैं, उन्हीं के हिसाब से टेस्टिंग करते हैं। स्लाइड बनाने के बाद स्लाइड देखने का पहला काम डिस्ट्रिक्ट का होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो रहा है। दूसरा, वो उनकी स्लाइडें क्रॉस चेक होने के लिए स्टेट पे आती हैं, हम चेक करते हैं उनको। स्टेट से क्रॉस चेक, स्टेट पे देखने के बाद उन स्लाइडों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिस है यहाँ पर, उनकी लैब है, हम वहाँ भेजते हैं। क्यों से जब रिपोर्ट हमारे पास कलेक्ट हो जाती है कि रिपोर्टें ठीक हैं, तब हम मानते हैं कि वो रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट की ऑथेंटिकेशन ऐसे करते हैं।